स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर को हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो मतलब 9 तो हमने कंप्लीट किया और 10 हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें एक दो न्यू एडजस्टमेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप लोगों को ये वो एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ डोमिनो लिमिटेड दुर्गापुर as on 31st December 2019. Liabilities and asset side. Share capital 3000, equity share of rupees 100 each, 3 lakh rupees. Then profit and loss account for 2019, 65,000, debentures 50,000, trade payable 45,000, bills payable 30,000 and income tax payable 10,000. Okay, goodwill 18,000, freehold premises 1,22,800, plant and machinery 1,80,000, motor vehicle 57,900, trade receivable 54,300, stock in trade 41,600 and bills receivable 6,700, cash at bank 8,700 and preliminary expenses 10,000. टोटल बैलेंस शीट जो है वो है 5 लाख है. ओके, एंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स एडजस्टमेंट है वो फर्स्ट वन इज द company prospectus for 2020 are equally good. जो prospectus था उनका 2020 का वो very good था. Then second adjustment is the profits for the past 3 years have shown an increase of rupees 15,000 annually. Then goodwill is taken at rupees 32,000. Next adjustment is the value of freehold premises to be raised by 27,200. freehold premises जो है वो क्या हो गए हैं, raised हो गए 22,200. Okay, then whereas motor vehicle are to be reduced by 7,900. motor vehicle reduced 7,900. Okay, next adjustment is plant and machinery are worth 20% above their book value. Next adjustment, book debts amounting to rupees 4,300 are totally bad and hence to be written off. Bad debts है इसलिए वो written off कर दिया. Then all other assets and liabilities are worth at their book value as shown in the balance sheet above. Next adjustment, it is the usual practice of the company to transfer rupees 5,000. Usually practice of the company to transfer rupees 5,000 every year to general reserve. Next adjustment, similar companies give a yield of 10% on the market value of shares. And last adjustment is a promising investor Mr. Dhansukh Lal desired to invest rupees 34,655 in equity shares. Seek your valuable advice as to their fair value of share. Determine the number of shares which he should purchase separately. Okay, this is our problem. Now I will explain one by one adjustment. First
तो सिंपल है कि जो भी प्रोस्पेक्टस है 2020 का वो गुड है, टोटली जो उनका बिजनेस होगा वो अच्छा है। देन द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स, मतलब हमारी बैलेंस शीट 2019 की है, पास्ट 3 इयर्स मतलब 17, 18 और 19, उनका प्रॉफिट क्या हो रहा है 15,000 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर ईयर में उनको 15,000 ऐड होते जा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट उतना बढ़ता है। ओके, और टोटल यहाँ पे 2019 का जो प्रॉफिट दिया है उन्होंने 65,000 है, और लास्ट पास्ट 3 इयर्स जो है वो कैसे होता आया है 15,000 इंक्रीज होके आया है। ओके, उसके बाद गुडविल बताया है उन्होंने। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो है वो रेज्ड हो गए हैं। पहले कितने थे प्रीमाइसेस हमारे 1,22,800 थी, वो बढ़ के मतलब 1,22,800 में 27,200 ऐड करके हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे उसका, तो 1,50,000 होगा। ओके, उतनी बढ़ गई। उसके बाद मोटर व्हीकल की अमाउंट रिड्यूस हो गई 7,900 से, मतलब मोटर व्हीकल टोटल हमारे 57,900 थे, उसमें से 7,900 उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब 50,000 ही हमारे क्या हुए मोटर व्हीकल। देन प्लांट एंड मशीनरी आर वर्थ 20% अबव देयर बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी जो थी हमारी वो थी 1,80,000, वो 20% इंक्रीज होके हो गई 2,16,000। ओके, देन बुक डेट्स थे वो बैड थे टोटली, तो वो रिटर्न ऑफ कर दिए हमने। देन बाकी की जो एसेट है वो एज इट इज़ हमें बैलेंस शीट से लेनी है, क्योंकि स्पेसिफिक बताया है ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वर्थ एट देयर बुक वैल्यू एज शोन इन द बैलेंस शीट अबव। ओके, उसके बाद जो एडजस्टमेंट है 8 नंबर की, वो है कंपनी एवरी ईयर क्या करेगी 5,000 जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करेगी। ओके, देन उसके बाद 9 नंबर के एडजस्टमेंट में बताया सिमिलर कंपनीज गिवन अ यील्ड ऑफ 10% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। ओके, उसके बाद हमें बताना है कि क्या वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर जो है वो ओके, तो फर्स्ट हम नेट एसेट मेथड यूज़ करके शेयर की वैल्यू निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नेट एसेट, गुडविल दिया है वैसे ही लेंगे 32,000। देन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमारी इंक्रीज होके 150 हो गई है, वो 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,16,000। मोटर व्हीकल 50,000। ट्रेड रिसीवेबल 50,000, क्योंकि टोटल ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स थे हमारे 54,300, उसमें से 4,300 बैड डेट्स थे, लेकिन मतलब बैड बुक डेट्स थे वो टोटली बैड हो गए, मतलब बैड डेट्स हो गए, तो वो हम लेस कर देंगे, इसलिए 54,300 जो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स थे उसमें से 4,300 बैड डेट्स लेस कर दिए, तो डायरेक्टली हम 50,000 ट्रेड रिसीवेबल दिखा देंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है डायरेक्टली दिखाने की, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग रफ वर्क करके या फिर जो हम नेट एसेट निकालते हैं, जो कॉलम बनाया है अमाउंट का एक ही, तो आप 2 अमाउंट के कॉलम बनाकर इंटरनल वो कैलकुलेशन दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल इनर कॉलम में 54,300 लेस बैड डेट्स 4,300 और आउटर को डायरेक्टली 50,000। सेम सभी एसेट के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो,
इंटरनल कॉलम में जो कैलकुलेशन है वो दिखाना और आउटर में टोटल अमाउंट दिखाना. ओके. देन बिल्स रिसीवेबल 6,700 and stock in trade 41,600 and cash at bank 8,700. ओके. उसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट की टोटल करेंगे. 5,55,000 हो गई. उसमें से हम लेस करेंगे डिबेंचर 50,000, ट्रेड पेबल 45,000, बिल्स पेबल 30,000, इनकम टैक्स पेबल 10,000, टोटल लायबिलिटी 1,50,000. 1,50,000 मतलब हमारे जो टोटल नेट एसेट है वो है 4,20,000. कैसे आई? 5,50,000 माइनस 1,35,000 तो टोटल नेट एसेट हो गई 4,20,000. ओके. अब इसके बाद क्या है, हमें जो 4,20,000 नेट एसेट मिली है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. मतलब जो नेट एसेट आती है वो हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, वो नेट एसेट हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं वो अमाउंट. ओके. लेकिन इन केस अगर हमारे एग्जाम्पल में या हमारे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड मेंशन किया है, तो फर्स्ट अपॉल हमें क्या करना होगा, जो नेट एसेट का बैलेंस है हमारे पास उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस लेस करना है. देन प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट लेस करना है और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो अमाउंट हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ओके. तो अभी तो हमारे इस एग्जांपल में ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना कोई डिविडेंड है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी हमारी 4,20,000 अमाउंट है वो हम डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए यूज़ करेंगे. ओके. जो अमाउंट है वो, तो वो हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड जो हमारे नेट एसेट मेथड की सेकेंड स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके. अब अच्छे से दिखाई देगा आप लोगों को. कैलकुलेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो टोटल नेट एसेट है 4,20,000 लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नील. Therefore, funds available for equity shareholders 4,20,000. 4,20,000. Okay. Now, third step is calculation of intrinsic value of each equity share. Calculation of intrinsic value of each equity share is equal to funds available for equity shareholders upon number of equity shares. मतलब जो फंड है उसकी अमाउंट और इक्विटी शेयर्स जो है उस नंबर इक्विटी शेयर्स के जो है ना वो नंबर लेंगे हम, अमाउंट नहीं लेंगे. ओके. तो हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स है बैलेंस शीट में, 3,000 इक्विटी शेयर्स है और अमाउंट 3 लाख है. तो हम अमाउंट नहीं नोट डाउन करेंगे, हम सिर्फ नंबर शेयर के जो है वो नोट डाउन करेंगे. ओके. तो लिखेंगे हम 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इज इक्वल टू 140 रुपीज़. मतलब पर इक्विटी शेयर जो है वो हमारी शेयर की वैल्यू है 140 रुपीज़ नेट एसेट मेथड से. ओके. उसके बाद हम करेंगे यील्ड बेसिस मेथड यूज़ करेंगे और इक्विटी शेयर की कीमत निकालेंगे, फिर फेयर वैल्यू मेथड से निकालेंगे और उसमें से कौन सी बेटर है वो हम बताएंगे. ओके. अब हमें क्या करना है, हमें 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है लास्ट 3 ईयर का, तो उससे हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. ओके.
तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, हमें क्या बताया था एडजस्टमेंट में, सेकेंड एडजस्टमेंट में था, द प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 3 years हैव शोन इन इंक्रीज ऑफ ₹15,000, इंक्रीज ऑफ ₹15,000। तो हमारा जो 2019 का प्रॉफिट था, 2019 का जो प्रॉफिट था, मतलब जो हमारा बैलेंस शीट में प्रॉफिट है वो है 65,000, 2019 के हमारे बैलेंस शीट है। अगर पर ईयर मतलब लास्ट 3 ईयर से उनका प्रॉफिट 15,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 2018 में कितना होगा, अगर हमारा अभी 65,000 है 19 का, तो लास्ट ईयर का कितना होगा, 65,000 माइनस 15,000 करो, तो 50,000 हो गया। 2017 का कैसे करेंगे, 50,000 माइनस 15,000 करेंगे, तो कितना होगा, 35,000। ओके, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो 2019 में हमारा जो प्रॉफिट था बैलेंस शीट में दिया है 65,000, कितना है 65,000। उन्होंने क्या बताया था, पास्ट मतलब लास्ट 3 ईयर से उनका जो प्रॉफिट है वो 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर 2019 में उनका 65,000 है तो 18 में कितना होगा, 65,000 माइनस 50,000 करो, 65,000 माइनस 65,000 माइनस 50,000 करोगे, माइनस 50,000 करोगे 15,000, तो ऑब्वियसली हमें 50,000 नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ओके, 65,000 माइनस 15,000 करो तो हमें मिलेगा 50,000, जो हमारा 50,000 देखो यहाँ पे 50,000 दिखाई दे रहा है, वो है 2018 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, 50,000 माइनस 15,000 करेंगे तो हमें मिलेगा 2017 का 35,000, 2017 का मिलेगा 35,000। ओके, मतलब एवरेज प्रॉफिट टोटल हमारा कितना होगा, 65,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 3, मतलब टोटल एवरेज प्रॉफिट होगा हमारा 50,000, टोटल एवरेज प्रॉफिट होगा 50,000। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है वो है, मैं ये रफ करती हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारी कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है मेंटेनेबल प्रॉफिट में, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, जो हमारा, लिसन केयरफुली, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से हम कितने अमाउंट रिज़र्व फंड को या जनरल रिज़र्व को ट्रांसफ़र करते हैं, उतनी लेस करके जो बचती है अमाउंट वो हमारी मेंटेनेबल प्रॉफिट होती है। फिर से सुनो, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम रिज़र्व फंड या जनरल रिज़र्व को कितना ट्रांसफ़र करते हैं, उतनी अमाउंट लेस करके जो अमाउंट बचती है उसे हम मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 5,000 जो है वो ईयरली जनरल रिज़र्व को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, टोटल हमारा जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो है 50,000, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो है 50,000, मतलब 50,000 माइनस 5,000 किया तो टोटल हमारा जो है वो आता है मेंटेनेबल प्रॉफिट 45,000।
मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आता है 45,000। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ, थर्ड स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ओके, तो हमारा मेंटेनेबल प्रॉफिट है 45,000। रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो एडजस्टमेंट में बताया है कि सिमिलर 9 नंबर के एडजस्टमेंट है, सिमिलर कंपनीज गिव यील्ड ऑफ 10% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो 10% है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न 10% है इंटू 100। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ गई 4,50,000। ओके, देन हम वैल्यू निकालेंगे इक्विटी शेयर की। तो 4 नंबर की जो स्टेप है, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो है यील्ड बेसिस मेथड की, वो है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब उसका फार्मूला इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इक्विटी शेयर्स, तो वैल्यू हो गई 150 पर शेयर की। ओके, अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप मेथड जो है वो है फेयर वैल्यू मेथड। वो क्या है, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड मीन्स आपको पता है इंस्ट्रिक वैल्यू मेथड प्लस यील्ड बेसिस यील्ड वैल्यू मेथड अपॉन 2। तो यहाँ पे इंस्ट्रिक वैल्यू से पर इक्विटी शेयर की अमाउंट आई, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी कैपिटल या एसेट नहीं लेनी है या नेट एसेट की वैल्यू भी नहीं लेनी है। तो हमें क्या करना है, पर इक्विटी शेयर क्या वैल्यू है वो लेंगे फेयर वैल्यू मेथड कैलकुलेट करते टाइम। तो इंस्ट्रिक वैल्यू जो है 140 प्लस यील्ड वैल्यू 150 अपॉन 2, मतलब 290 अपॉन 2, मतलब पर वैल्यू जो है शेयर की कीमत जो है वो आ गई 145 रुपीज़। कितनी आ गई 145 रुपीज़। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो मतलब हमें एडवाइस देनी थी तो वो बताएंगे कि इन्वेस्ट द अवेलेबल फंड्स कितना है उनका, वो कितने इन्वेस्ट करने वाले थे, 34,655 रुपीज़ फॉर परचेसिंग 239 इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमिनो लिमिटेड दुर्गापुर। कैसे आ गई ये अमाउंट, तो हम बताएंगे कि जो वैल्यूएबल एडवाइस थी तो उसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ शेयर टू बी परचेस, वो कितना परचेस करने चाहते हैं वो, तो उसके लिए उनके पास जो फंड अवेलेबल हो डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि स्पेसिफिक एडजस्टमेंट में वैसे बताया है कि फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करके वो मतलब शेयर से कितना शेयर
इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो हम उनका अवेलेबल फंड था इन्वेस्टर का, वो डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू मेथड से जो हमारी वैल्यू निकली 145, उसे डिवाइड कर देंगे तो 239 इक्विटी शेयर्स जो है वो उनको इन्वेस्ट कर को मिलेंगे। मतलब हम एडवाइस देंगे कि फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करने के बाद कि 239 शेयर्स आप परचेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? परचेस कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू से 145 पर शेयर क्या निकली है? वैल्यू निकली है। उसके बाद उनके पास 34,655 अमाउंट थी इन्वेस्ट करने के लिए। उसे हमने फेयर वैल्यू मेथड से जो वैल्यू निकली पर शेयर की वो यूज़ करके इक्विटी शेयर्स के नंबर निकाले तो वो 239 इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं डोमिनो लिमिटेड में। ओके, समझ में आ गया? आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 3 ही मेथड है जो आपको यूज़ करनी है। कभी कभी एग्ज़ाम में 2 मेथड पूछते, कभी एक ही मेथड पूछते, या फिर जैसे मैंने ये लास्ट में जो 2-3 प्रॉब्लम लिए है उसमें एक साथ 3 मेथड आपको यूज़ करने को बोली है, वो पूछते हैं। मतलब सिर्फ आपको क्या है, जो 3 मेथड है उसके जो फॉर्मूले है वो आपको सिर्फ लर्न करने, बाकी तो सारी मेथड सेम है। मतलब प्रोसीजर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो सेम है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो हमारा अकाउंट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कंपनी फाइनल अकाउंट हमारा बचा है। तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद कंपनी फाइनल अकाउंट लेने वाली हूँ कि बहुत लेंदी टॉपिक है कंपनी फाइनल अकाउंट, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, इसलिए पहले वो मैं आपसे करवा के लूँगी, मतलब बाकी सारे टॉपिक, और उसके बाद हम सिर्फ कंपनी फाइनल अकाउंट में फोकस कर देंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या है, जो 2 टॉपिक हो गए उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग के लिए। सिर्फ लेक्चर सुनने से या फिर एग्ज़ाम के पहले दिन रीड करने से नहीं आता है अकाउंटिंग, ये मैं हर लेक्चर में आपको बताती हूँ। ओके, तो ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों को अभी नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन जब सिलेबस होगा तो मैं थोड़े शेयर्स के बारे में आप लोगों को लेक्चर देने वाली हूँ। मतलब टाइप्स ऑफ शेयर्स आपके हो गए, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज़ करूँगी। टाइप्स ऑफ शेयर्स, देन इशू ऑफ शेयर्स, कैसे इशू होते हैं शेयर्स, मीन्स व्हाट, ये आपने 12th में सीखा है, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर को मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों को, जो फर्स्ट चैप्टर है वो, और वो पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मतलब नेक्स्ट लेक्चर को जब आप बैठोगे सुनोगे, नेक्स्ट लेक्चर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है वो पूरा थ्योरी बेस है, तो आप लोग वो स्क्रीनशॉट निकाल के रखोगे, लेकिन उसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं होंगे स्क्रीन पे। थ्योरी शॉर्ट होगी, बुक होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन और भी करूँगी, तो आप वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियोस है वो अच्छे से लिसन करना, क्योंकि
वो आपको लिसन करके ही पता चलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। जो थ्योरी है वही होगी, लेकिन थ्योरी भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसका मीनिंग होगा, लेकिन बाकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको रीड करके बताऊँगी, मतलब एक्सप्लेन करके बताऊँगी। आप रीड क्या करोगे, जो स्क्रीन पे है वही रीड कर सकते हो फॉर मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह जो होता है वो, लेकिन उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो वो आपको लिसन करना अच्छे से ज़रूरी है। ओके, चलो, थैंक यू।